जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए होता है, उसमें हम यूनिट 10 कर रहे हैं, जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसके प्रीवियस के हमने करीबन 4 वीडियोज में जो 2021 में क्वेश्चन जो आए हैं, तो हर एक जो पाली में क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन सारे का जो है निचोड़ लेकर यहाँ पे प्रस्तुत है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है, आपको जब भी आप हायर लर्निंग से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को रिलाई कर सकते हैं। आपको पहले हम पूरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसे अच्छे से समझाते हैं। आप ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन लगा लेंगे, तो लास्ट में हम इनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको भी बिल्ड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको चैनल पे बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मतलब एक जो सपोर्ट होता है वो प्लीज़ अपना ज़रूर दिखाएं। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इससे पहले भी हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में बात की थी, इसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वर्ष 2015 तक भारत में कुल नामांकन अनुपात कम से कम 20% प्राप्त करने के लिए यहाँ 500 विश्वविद्यालय खोले जाने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक भारत में जो है कुल नामांकन अनुपात कम से कम 20% प्राप्त करने के लिए क्या यहाँ पे 500 विश्वविद्यालय खोले जाने की सिफारिश की थी। दूसरा कथन ये कहता है कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसने एक स्वतंत्र उच्चतर शिक्षा विनियामक यानी हायर एजुकेशन का जो सिस्टम, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की सिफारिश की थी, ऐसा कुछ किया था। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, या एक दूसरे से मैच करते हैं, कुछ भी इसमें क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। 500 जो है विश्वविद्यालय की बात जो है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या 2015 तक भारत में कुल नामांकन अनुपात कम से कम 20% हासिल करने के लिए 500 विश्वविद्यालय खोले जाने की सिफारिश की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक स्वतंत्र उच्चतर, मतलब कि एक स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, हायर एजुकेशन सिस्टम में रेगुलेटरी बॉडी, इसकी सिफारिश की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ इसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन, वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स। तो जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा होता है, निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करता है। वैश्विक नागरिकता के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क को, या समस्त देशों के बीच वीजा सहित नागरिकता से जुड़े मुद्दे को, या अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित व संधारणीय समाज को। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट कराते हैं तो वो हमें अधिक शांतिपूर्ण यानी मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज बिल्ड कराने में हेल्प करेगा। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा, जब हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ, सारा जगत जो है, जो जितने भी जनमानस हैं वो सब एक है, तो ये हमारे अंदर क्या पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, शांतिपूर्ण, सहनशीलता, समावेशी, हर एक चीज़ को इंक्लूसिवनेस बनाने की कोशिश करेगा, तो वही समाज बनाता है संधाड़ी, सस्टेनेबल समाज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ बीन अट्रैक्टिंग ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ, इंडिया जो है अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बता रहे हैं कि फ्यू जो पर्सन को, अब उसके पीछे कारण है कि भारत में किस कारण बहुत कम जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी है वो आते हैं पढ़ने। बहुत जगह तो फॉरेन में, यहाँ से पढ़ने के लिए तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन वहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं आते स्टूडेंट इंडिया में। क्या विदेशी छात्रों के लिए यहाँ पे जो हॉस्टल की सुविधा है वो उसका अभाव है, या अंतर्राष्ट्रीय योग्यता को मान्यता प्रदान करने में कठिनाइयां हैं, या अनम्य प्रवेश प्रक्रिया है यानी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में, या शिक्षकों में उत्साह का अभाव, या विद्यार्थियों में ही उत्साह का अभाव है। ऐसे कौन से कारण हैं, तो आपसे ये पूछा गया। तो देखिए भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कम आने के कारण है कि यहाँ पे आवासीय सुविधा का अभाव है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग्यता को जो मान्यता प्रदान है वो भी करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे इंटरनेशनल इमेज बढ़ रहे हैं और कोलैबोरेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हो रहा है कि यहाँ पे अपना वो खोले, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे चल रही है। हालांकि ये क्वेश्चन 2021 का है, तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए NIRF, आपने कई बार इनकी रैंकिंग सुनी होगी, तो NIRF के पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए सीधे आपसे यही क्वेश्चन आ गया फुल फॉर्म का ही कि NIRF हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो NIRF का अगर कंप्लीट अगर देखें तो उसका क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फेडरेशन,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फेडरेशन या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। NRIF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को 29 सितंबर 2015 को शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। देखिए, तो ये है NIRF जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये रैंक देता है और इसका जो स्थापना का बता रहे हैं कि 29 सितंबर 2015 को ये जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें भी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसी के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। और जितनी भी हायर एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन आप देखते हैं NIRF रैंकिंग दी जाती है। तो 2018 में समूचे देश में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में हिस्सा लेना जरूरी कर दिया गया था, सबको पार्टिसिपेट करना है। 18 में ऐसा 15 में इस्टेब्लिश हुआ, 3 साल बाद किया गया। इस रैंकिंग में कुल 11 श्रेणी में संस्थानों को सूचीबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी विश्वविद्यालय है प्राइवेट? अन्ना विश्वविद्यालय, बीट्स पिलानी, वर्धमान विश्वविद्यालय, IIT। इसमें से कौन सा निजी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो बीट्स पिलानी निजी विश्वविद्यालय, जबकि अन्ना विश्वविद्यालय और वर्धमान जो है, अन्ना विश्वविद्यालय और ये वर्धमान है, ये सब राज्य विश्वविद्यालय हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से सम विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए यहाँ पे हिंदी में पूछ लिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये सम क्या होता है ना, इसलिए कह रही थी इंग्लिश और हिंदी को देखिए, दोनों ही देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है। तो कौन कौन से इसमें सम विश्वविद्यालय हैं? NCERT है, NIEPA है, नीपा, और जामिया हमदर्द है, या जामिया मिलिया इस्लामिया है, या IIT है। तो कौन से इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आएगा ये देखना है। तो नीपा तथा जामिया हमदर्द जो है, नीपा और जामिया हमदर्द ये सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे। मैच लिस्ट 1 और 2, नीपा, NAAC और AICT ICSSR से फिर से क्वेश्चन है और इनके बारे में पूछा है कि कौन सा लिस्ट 2 में प्रोवाइड किया, कौन सा क्या कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले भी ICSSR, नीपा, NAAC इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तकनीक शिक्षा में गुणवत्ता या शिक्षा नियोजन या प्रबंधन क्या चीज़ कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे NIEPA ये है, तो ये शिक्षा नियोजन व प्रबंधन का कार्य कर रहा है नीपा। दूसरा है NAAC जो है ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्रत्यायन का कार्य कर रहा है। दूसरा है AICTE ये तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता के लिए AICTE है। टेक्निकल एजुकेशन में जो क्वालिटी मेंटेन करनी AICTE का, और ICSSR करके समाज विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय मुंबई। इसमें से कौन सा केंद्रीय इंस्टीट्यूट है? केंद्रीय, तो ये ध्यान देना केंद्रीय इसमें से कौन सा है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया विकल्प में दिया एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। प्राचीन काल के विद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया, देखिए तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी एंड द एंशिएंट पीरियड में विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ हेरिटेज साइट। तो प्राचीन काल के विद्यालय में किसे जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर के रूप में घोषित किया? मिथिला है, पुष्पा, या नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी है। तो आज भी देखिए प्राचीन काल के 2 जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिनके नाम क्या हैं? एक तो है नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय विहार है ना, वर्ष 2016 में इसको जो है ये यूनेस्को की साइट के उसमें घोषित किया गया। तो नालंदा महाविहार हो गया 16 में, और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय पाकिस्तान वर्ष 1980 में घोषित किया गया तक्षशिला को। क्वेश्चन है कि द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ UGC हैज शुड बी रिफर्ड टू। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षण, अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो वो है सेक्शन 12। UGC की धारा, जो UGC के धारा 12 के अनुसार, UGC के धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान तथा शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है। प्राचीन जो भारत है उसके प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे? इसमें मेगस्थनीज,
हुआनसांग। अब ये देखिए यहाँ से ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा नहीं है हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक अलग ही है। तो ये प्राचीन भारत में प्रथम इतिहासकार करके, तो ये भी मतलब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा, थोड़ा सा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से पूछा है, हालांकि ये लग रहा है कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार कल्हड़ थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जो है मानी जाती है। इस वंश में कश्मीर राज्य का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुल जो है 10 क्वेश्चन जो है और भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से जो हायर एजुकेशन वाला हमारा यूनिट है वो चलता रहेगा, और उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। तो प्लीज़ इसको वॉच करते रहें और अपनी प्रैक्टिस को धार देते रहें। बाकी लास्ट में हम इसके स्टैटिकल पोर्शन को करवा देंगे, तो आपका जो यूनिट जो ये 10वां यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।